गुड मॉर्निंग बेटा सभी लोगों को। ये करें बेटा कि देखो कल का थोड़ा सा बात करते हैं आपसे। कल क्लास हम लोग रोकते हैं, है ना? क्योंकि अगर मान लीजिए गिरते पड़ते हम लोग आ भी गए इंस्टीट्यूट में, तो इतना यहाँ शोर शराबा करेंगे लोग कि फिर क्लास भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम है, तो जाहिर सी बात है कि अब इंस्टीट्यूट के है ना, आने ही नहीं देंगे, सवाल ही नहीं है। तो ऑनलाइन वाले मित्रों के लिए भी एक सूचना है कि कल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का कार्यक्रम है मेरे इंस्टीट्यूट के ठीक सामने। हाँ, ये हमारे लिए ऑनर की बात है, भाई सम्मान की बात है। तो कल की क्लास बेटा बाधित होगी क्योंकि सारा कुछ बैरिकेड वगैरह हो जाएगा। तो कल हम लोग अवकाश पे रहेंगे, फिर बात कर लेंगे आगे। ठीक है? चले, कहाँ तक चर्चा हुई थी बेटा? सैटरडे को नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि कंक्लूड नहीं कर पाएंगे बेटा। अगर कंक्लूड हो जाएगा तो हम सूचना देंगे आप, है ना? क्लास के आफ्टर क्लास अभी देखते हैं, हो नहीं पाएगा बेटा, क्योंकि एक जल्दबाजी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी बजट पूरा पढ़ना है, बजट बड़ा टॉपिक है, और जब तक इसको पढ़ नहीं लेंगे हम टेस्ट नहीं लेंगे। तो सैटरडे को बात कर लेंगे, अगले हफ्ते में किसी दिन टेस्ट ले लेंगे। ठीक है बेटा। तो हम लोग पढ़ रहे थे बजट की संसदीय प्रक्रिया, यही ना बेटा? और जिसमें बजट के कुछ चरण होते हैं, और ये जो भी चरण है, चरण मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस, वो सब स्पेसिफाइड है, माने वो फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो बजट का पहला चरण है बेटा बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा चरण है सामान्य चर्चा। तीसरा चरण है अनुदानों पर मांग। चौथा चरण है विनियोग विधेयक। पांचवा चरण है वित्त विधेयक। ये पांचों चरण जब कंप्लीट हो जाते हैं तब हम लोग कहते हैं कि बजट पारित हो गया। एक भी चरण इसमें बचा रहेगा तो बजट पारित नहीं होता। तो हर चरण में क्या होता है बेटा, चर्चा करते हैं। शुरुआत करें, पहली हेडिंग बनाया बेटा? हाँ, लिखें। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वित्त मंत्री राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा में क्या बेटा, बजट प्रस्तुत करते हैं। इसकी प्रतियां, प्रतियां माने कॉपीज, इसकी प्रतियां लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती। इसकी प्रतियां लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसकी प्रतियां, प्रतियां माने कॉपी बजट की, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके उपरांत 3 दिनों का अवकाश किया जाता है। तीन दिनों की छुट्टी कर दी जाती है, अवकाश किया जाता है। क्यों बेटा? हाँ, पढ़ें, महामहिम लोग हैं, महोदय लोग हैं, तो 3 दिन में उसका अध्ययन करेंगे और फिर आके सदन में बातचीत करेंगे ना कि सही है, गलत है, क्या है। तो ये चरण कंप्लीट हो गया। इस चरण में क्या होता है बेटा, वित्त मंत्री राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं, व्याख्यान देते हैं, बजट पे बोलते हैं, प्रतियां माननीय लोगों को उपलब्ध करा दी जाती हैं और 3 दिनों का अवकाश कर दिया जाता है। ये पहला चरण कंप्लीट हुआ, है ना बेटा? फिर शुरू होगा दूसरा चरण, लिखें।
सामान्य चर्चा, यही है ना बेटा, याद कर लीजिए बेटा, सब जरूरी है। दूसरा क्या है बेटा, सामान्य चर्चा। इसके लिए 2 दिन निर्धारित है। देखिए, इसके लिए कुल 2 दिन निर्धारित है। सामान्य चर्चा के लिए कितने दिन निर्धारित है बेटा, 2 दिन निर्धारित है। क्या होता है इन 2 दिनों में, सुन लें। पढ़ पढ़ के तो आए ही हैं लोग, 3 दिन की छुट्टी थी, तो इस पे बजट के जो मौलिक सिद्धांत हैं उस पे पक्ष विपक्ष में चर्चा होती है। और पक्ष में क्या, विपक्ष की ही चर्चा करता है, माने विपक्ष ही सरकार पे हमलावर होता है। तो बजट की मूलभूत सिद्धांतों पे बातें होती हैं कि भाई बजट अच्छा है, बुरा है, फलाने एरिया में ज्यादा दे रहे हैं, धमाका एरिया में कम दे रहे हैं, मैंने मोटी मोटी बातों पे शोर शराबा होता है, कोई कंक्लूजन वाला मामला नहीं होता। तो कुल मिला के कह लो, ये 2 दिन शोर शराबे का दौर होता है, जिसमें विपक्ष सरकार के ऊपर हमला करता है और बस ये बताता है कि बजट मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। सरकार का बजट चाहे जैसा हो, विपक्ष कभी भी उसको ठीक नहीं कहेगा, और अगर ठीक कह देता है तो फिर किस काम का विपक्ष। तो विपक्ष बना ही इसीलिए है कि अच्छा करोगे तो बुरा कहेंगे, बुरा करोगे तो फिर पूछो मत क्या कहेंगे। तो सिर्फ ये सरकार की आलोचना करने का, इसमें कुछ होता हवाता नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं होता, सिर्फ डिबेट होती है बजट में कि बजट किसानों के लिए अच्छा है, उद्योगपतियों के लिए ठीक है, बेरोजगारी दूर करने वाला है, धमाका, मैंने मोटी मोटी बातों पर चर्चा होता है, कुछ खास इसका पर्पज नहीं। अगला जो चरण है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लें, पहले इसको लिख लो। इसके लिए 2 दिन निर्धारित हैं, लिख लीजिए बेटा, 2 लाइन तो लिख ही लीजिए। इसके लिए कितने बेटा, 2 दिन निर्धारित है। इस समय बजट के सामान्य उद्देश्यों पर, इस समय बजट के सामान्य उद्देश्यों पर चर्चा होती है। क्लियर है बेटा। इस चरण में किसी भी प्रकार के कटौती आदि का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इस चरण में किसी भी प्रकार के कटौती आदि का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जाता। मात्र बजट पर चर्चा होती है। मात्र बजट पर क्या होता है बेटा, डिस्कशन होता है, चर्चा होती है। क्लियर है। अगला बेटा, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिमांड ऑन ग्रांट, अनुदानों पर तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसको कौन सा चरण कहते हैं, तीसरा। तो बजट का जो तीसरा चरण है वो डिमांड ऑन ग्रांट, या जिसको हम लोग कहते हैं अनुदानों पर मांग। अब अनुदान क्या है, तो एक शब्द आया है ना, ग्रांट, अनुदान। तो क्या है ये, विभागों को जो भी धन बजट से स्वीकृत किया जाता है, या यूं कहें कि विभाग धन की जो मांग करते हैं कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए, और उनकी मांग के अनुसार जब संसद अनुमति दे देती है कि हाँ भाई आपने जितना पैसा मांगा उतना पैसा हम आपको दे रहे हैं, इसको कहा जाता है अनुदान। बजट कैसे बनता है बेटा, थोड़ा देख लो तो फिर इस पे बात करेंगे। कोई पैसा मांगेगा, कोई पैसा देगा, कोई पैसा खर्चा करेगा। आप पैसा मांगेंगे, पापा देंगे, आप खर्चा करो, यही ना तरीका है। इसमें क्या होता है, जो विभाग होते हैं वो धन की मांग करते हैं,
धन की मांग कौन करेगा? विभाग करेंगे। विभाग बताएगा कितना खर्चा हमारा, कि सरकार बताएगी? संसद नहीं बता पाएगी ना बेटा कि रक्षा पे कितना खर्चा होगा, स्वास्थ्य पे कितना खर्चा होगा, शिक्षा पे कितना खर्चा होगा, ये कौन बताएगा? कैसे बताएगा? अरे जोड़ेगा अपना खर्चा वर्चा, इतना तनख्वाहें देनी है, इतना पेंशन देनी है, इतना धमाका खर्चा है, इतना मेंटेनेंस का खर्चा है, वो जो काम करने वाला वो आप बताओगे ना, आपको पैसे क्या जरूरत है? क्या फिर पापा बताएंगे? आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी आप बताओगे। हाँ बताओगे तो पापा कुछ सुझाव देंगे, अरे ये कहाँ खर्चा कर रहे हो, तो ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसमें कटौती कर लो, कम कर लो, लेकिन आपकी जरूरत है पैसे की मांग आप करेंगे। तो ध्यान रखना, भारत में धन की मांग कौन करते हैं बेटा? विभाग। क्लियर है? ये डिमांड करते हैं। सारे विभागों की मांगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने वाला कोई और नहीं, वित्त मंत्रालय है। तो हर विभाग अपने अपने पैसे की मांग को कहां भेजते हैं? वित्त मंत्रालय के पास भेजते हैं। वित्त मंत्रालय सारी मांगों को एक जगह इकट्ठा करता है, बजट का स्वरूप देता है। क्योंकि सारे विभागों के मुखिया महामहिम है, राष्ट्रपति है। अरे कार्यपालिका का मुखिया कौन है बेटा? राष्ट्रपति है। इसलिए राष्ट्रपति संसद से धन की मांग करते हैं। पैसे की डिमांड कौन करता है? महामहिम करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब अनुमति कौन देगा? संसद। संसद क्या देगी बेटा? अनुमति देगी। और जब अनुमति मिल जाएगी तो पैसा कौन खर्च करेगा? विभाग। अरे जो मांगा है वही ना खर्च करेगा। तो कार्यपालिका धन की मांग करती है, विधायिका इसकी अनुमति देती है, और कार्यपालिका फिर इसको खर्च करती है। क्लियर है बेटा? यही हमारे यहाँ बजट का स्वरूप है। तो जब विभाग धन की मांग करते हैं तो इसको डिमांड कहा जाता है, मांग कही जाती है। और जिस पैसे की मांग ये करते हैं उस पैसे को अनुदान कहा जाता है, ग्रांट कहा जाता है। अभी बजट पढ़ोगे ना पेपर वगैरह में, तो लिखा जाएगा कि डिफेंस के लिए इतना ग्रांट दिया गया। पढ़ते नहीं हो आप ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। तो जैसे बजट की स्वीकृति होगी आपको अखबार में लिखा मिलेगा कि 40,000 करोड़ रुपए का ग्रांट डिफेंस को दिया गया। तो ग्रांट माने अनुदान दिया गया। क्लियर है बेटा? दिया तो तब जाएगा ना कि पहले मांगोगे। बोल नहीं रहे? पहले मांगिए तो सही, फिर दिया जाएगा। जब दिया जाएगा तो अनुदान कहा जाएगा, और जब आप मांगेंगे तो डिमांड कहा जाएगा। क्लियर है बेटा? बहरहाल अब थोड़ा ध्यान से देखो। भारत में कुल मिला के 109 अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती है, 109 डिमांड प्रस्तुत की जाती है। कहाँ? सदन में। कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। नहीं, विभाग थोड़ी जाएगा। मैंने अभी बताया कि संसद और विभाग के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका में होता है वित्त मंत्रालय। विभाग सीधे संसद से संपर्क नहीं करेंगे। जैसे बजट की जो प्रणाली है वो देख लो, एक तो विभाग होंगे बेटा, बोले, जिनको पैसे की जरूरत होगी, और एक होगा संसद जो पैसा देगा। अब इसको हटाओ, तो विभाग पैसे की मांग करेंगे किससे? संसद से। लेकिन विभाग सीधे संसद से मांग नहीं करेंगे, बीच में एक तो बिचौलिया होगा। कौन? वित्त मंत्रालय। क्लियर है? तो पूरा मामला चलेगा ऐसे, ठीक है? आप सीधे संसद से धन की मांग नहीं करेंगे, आप कहेंगे वित्त मंत्रालय से। आप सीधे पापा से पैसा नहीं मांगेंगे। बिल्कुल, मम्मी से जुगाड़ लगाइए, अप्रोच करिए, फिर मम्मी कहेंगी ना पापा से कि पैसा दे दीजिए इसको। अब पैसा मिलेगा भी ना तो भी आपको सीधे नहीं मिलेगा, वाया मम्मी।
ठीक है, यानी ये पैसा इनको देंगे, ये फिर इनको देंगे। क्लियर है? तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया था बेटा, है ना। अब अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई ना तो फजीहत मम्मी की होनी है। बोल नहीं रहे हैं। अगर बच्चा पैसा लेके कुछ 3-5 किया तो पापा की पहली कंप्लेंट मम्मी से होगी, तुम ही पैसा नाप शनाप मांगती रहती हो उसके लिए, है ना। तो ध्यान रखना, अगर पैसे में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो नाप जोख होगी वित्त मंत्रालय की, जवाबदेही इन्हीं की होगी। काहे मांगा था? तो कह देंगे हम कहाँ मांगे थे, वो तो विभाग मांगा था। नहीं, विभाग मांगा था तो तुम काहे कहे? कहना नहीं चाहिए था ना। और अगर कहा तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बेचारा बेवजह का नपता है। कौन? वित्त मंत्रालय। इसका कोई लेना देना नहीं है। मांगता कोई और है, खर्चा कोई और करता है, बीच में फंसता ही है बेचारा। ऐसे नहीं फंस जाता है, बहुत चालाक है वित्त मंत्रालय। पहले तो जितना मांगोगे उतना वो मांगेगा नहीं। अब जैसे आप कहे कि मम्मी पापा से कहना 1 लाख रुपया चाहिए, है ना। तो मम्मी कहेंगे अरे बेटा इतना पैसा क्या करोगे? तो आप बताएंगे ना कि बताना पड़ेगा, मम्मी को कन्विंस करना पड़ेगा ना। तो मम्मी कह देगी ना बेटा, पापा के पास इतना पैसा नहीं है, मुझे मालूम है। तो 1 लाख नहीं मिलेगा आपको। हम इतना कह ही नहीं पाएंगे पापा से, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है नहीं। तो हम 20,000 रुपए की बात कर सकते हैं, सहमत हो तो बताओ। तो बच्चा कहता हाँ 20,000 मान लो। एक ही नोटिस कर रहे हो, आपकी डिमांड पे नियंत्रण मदर भी कर रही है। या आप कह रहे हो कि पापा से इतना पैसा मांगिए, मम्मी कह रही नहीं मांगेंगे बेटा, नहीं है पैसा उनके पास इतना। हमको पता है उनके पास कितना पैसा है, हम मम्मी को पता रहता। ठीक है, तो डेफिनेटली वो उसकी मांग करेंगे। अब पैसा मिलेगा, पापा ने दिया तो आपके हाथ में नहीं देंगे, वो मम्मी के हाथ में देंगे। दे देना उसको। मम्मी एक कलाकार, पापा से तो 20,000 मिल गया, लेकिन वो 20,000 दे नहीं रही है। वो कह रही 5,000 लो। तो कहेगा अरे मम्मी 20,000 मांगे थे, 5,000 कह दे रहे हैं? कह सब मिलेगा बेटा, थोड़ा थोड़ा लो ना, इकट्ठे क्या करोगे? भाई इकट्ठे नहीं ना खर्चा करोगे। तो मम्मी क्या कर रही है, थोड़ा थोड़ा दे रही है। देंगे 20,000, पापा से जितना मिला है देंगे, इकट्ठे नहीं देंगे। बस बस इसी भूमिका वित्त मंत्रालय। पहले जितना मांगोगे उतना वो मांगेंगे नहीं। वो अपनी गुणा गणित कर लेंगे कि सही में तुमको इतने पैसे की जरूरत है कि नहीं, विभागों को। और ये व्यवहार में देखा गया कि विभाग जितना मांगते हैं वित्त मंत्रालय उसमें कटौती पक्का करता है। स्वभाव है वो। बस वो मार्केटिंग वाला सिस्टम समझ लो। फुटपाथ पर अगर कोई अपना सामान बेच रहा है, वो अपने सामान की अगर कोई प्राइस बताया है तो दोनों एकदम श्योर है कि न तो इतना मिलने वाला है, न ही सामने वाला इतना देने वाला है, क्योंकि बार्गेनिंग तो होगी पक्का। इसीलिए पहले ही बढ़ा चढ़ा के बोलो, ताकि बार्गेनिंग होने पे जितना चाह रहे हैं उतना मिल जाए। यही ना है, दोनों में अविश्वास है, ग्राहक पे भी और दुकानदार, दोनों भरोसे के काबिल नहीं है। अरे भाई इसीलिए ना, तो एक कीमत बोले होते, उसी कीमत पे हम सामान ले लिए होते। लेकिन हमको पता है कि नालायक बढ़ा के जरूर बोला होगा, क्योंकि इसको पक्का उम्मीद होगी कुछ ना कुछ छुड़ाएंगे जरूर खरीदते समय। बस बस विभाग और वित्त मंत्रालय के बीच यही रिश्ता है। विभाग को पता है कि अगर हम सही में जितनी जरूरत है मांगेंगे तो भी ये घटा देंगे, इसीलिए विभाग बढ़ा चढ़ा के मांगते हैं। क्लियर है? और इस उम्मीद में कि घटाते घटाते भी ये उतना तो दे ही देंगे जितना हमें एक्चुअल आवश्यकता है। अब वो पैसा मिला, अब वित्त मंत्रालय भी गणित करेगा। सारा पैसा सिंगल इंस्टॉलमेंट में नहीं देगा आपको। अरे भाई 12 महीने का खर्चा मांगा है ना, साल भर का बजट होता है ना, इकट्ठे 12 महीने का पैसा लेके क्या करोगे? एक एक महीने का लेते चलो, तुम्हारा काम भी ना रुके, हमारा भी काम ना रुके। भाई महीना महीना मैनेज करके देते जाएंगे आपको। इकट्ठे 12 महीने का क्या करोगे लेके? रखे ही रहोगे ना। तो ये क्या करता है, एक एक महीने का खर्चा देगा और अगले महीने का पैसा देने के पहले पिछले महीने का हिसाब मांगेगा। ये जो पैसा दिया था कहाँ खर्चा हुआ, और डिटेल दो।
और हम संतुष्ट होंगे तो अगले महीने का पैसा मिलेगा, और नहीं तो फाका कटेगा आपका। भले संसद ने अनुमति दे दिया है, वित्त मंत्रालय रोक लेगा पैसा आपका, बोल नहीं रहे बेटा। तो यूं कह लें वो साकर की भूमिका में होता है। जैसे व्हीकल का साकर होता है, आप और सड़क के बीच में वो संतुलन बनाता है ना, जर्किंग न लगे आपको, जर्क न लगे, बिल्कुल साकर की भूमिका में होता है वित्त मंत्रालय। वो संसद और विभाग के बीच मौजूद रहता है और कोई डायरेक्ट कांटेक्ट होने नहीं देता, और दोनों तरफ से मैनेज करता है, मांगने में भी और खर्चा करने में भी। ये एक सब्जेक्ट है बेटा, मेरी जानकारी में है, थोड़ा डिटेल है तो उधर जाके क्या करोगे, लेकिन मोटी मोटी बात ये समझ लो कि बिचौलिया रहता है वित्त मंत्रालय। विभाग न सीधे संसद से कांटेक्ट करते हैं, न संसद सीधे पैसा विभाग को देता है। ये जो भी ट्रांजैक्शन होता है वाया फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसलिए वित्त मंत्रालय घनघोर नियंत्रण रखता है। क्या आपकी माँ आपके पॉकेट में नियंत्रण नहीं रखेंगी? आप होगे मम्मी पापा से इतना मांग लो, मम्मी कह देंगे नहीं मांगेंगे, तुम ही जाके मांगो, हम नहीं मांगेंगे, खत्म कहानी आपकी। सीधे आप मांग नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पैसे की जगह कुछ और मिलने की संभावना हो जाएगी। तो मदर कहीं ना कहीं आपके पॉकेट पे नियंत्रण कर रही है, बोल नहीं रहे। वित्त मंत्रालय घनघोर नियंत्रण करता है। पहले तो जितना मांगोगे उतना मांगेंगे नहीं, एक नियंत्रण तो यही हो गया। दूसरा कि कम ज्यादा जो भी मांगा वो आपको देगा नहीं, और ये आप ताल नहीं ठोक सकते कि मम्मी पापा दे दिए हैं तो काहे नहीं दे रही हो, नहीं देंगे, भागो यहां से, एक पैसा नहीं देंगे। बस बस वित्त मंत्रालय इसी भूमिका में होता है। मुझे लगता है बहुत सुंदर उदाहरण है, आप इसी चीजों को महसूस कर पा रहे हैं। क्लियर है बेटा? ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो वित्त मंत्रालय क्या करता है बेटा कि विभागों की सारी मांगों को, ये बहुत विभाग है ना बेटा देश में, तो सारी मांगों को कुल मिला के 109 भागों में बांट लेता है। कितना बेटा? 109। तो इसको बोलते हैं 109 डिमांड, 109 अनुदानों में बांटता है। इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? दो हिस्से में बांट लेता है, एक 103 और एक 6। तो 103 अनुदान मांगे सामान्य खर्चे के लिए, जनरल एक्सपेंडिचर के लिए होती, 6 खर्चे रक्षा के लिए होते, डिफेंस के लिए होते। तो डिफेंस के अनुदानों को थोड़ा अलग रखा जाता है क्योंकि ये बड़े जरूरी हैं, इसमें कटौती वटौती करना ठीक नहीं है, देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। क्लियर है बेटा? थोड़ा लिखें, अनुदानों पर मांग। हाँ, हो गया बेटा? हेडिंग है, लिखें। इसके लिए कुल 26 दिन निर्धारित होते हैं। कितने बेटा? 26 दिन निर्धारित होते हैं। क्लियर? हाँ। इन 26 दिनों में 109 अनुदान मांगें प्रस्तुत होती हैं। इन 26 दिनों में 109 अनुदान मांगें प्रस्तुत होती हैं, उन पे चर्चा होती है, तथा उन्हें पारित करना होता है। फिर से सुनिए बेटा, इसमें एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुल कितने दिन निर्धारित हैं बेटा? 26 दिन। 26 दिन में कितने अनुदान मांगे? 109। क्लियर है बेटा? इन 26 दिनों में 109 अनुदान मांगे संसद के सामने आ जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए, मतदान हो जाना चाहिए। अरे भाई, संसद बहुमत से अनुमति देगी तभी ना हम मानेंगे अनुमति मिली संसद की। तो एक एक अनुदान मांग पे वोटिंग होती है बेटा, और बहुमत से पारित होगा तो वो पैसा खर्च कर पाएंगे आप, नहीं तो नहीं खर्च कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? एक बात मुझे बताओ कि 26 दिन में 109 अनुदान मांगे, अभी हम बांटेंगे, 103 और 6 में विभाजित है, वो छोड़ो, अभी कर लेंगे हम। 109 अनुदान मांगे कितने दिन में प्रस्तुत होंगे बेटा? 26 दिन में।
और अभी लिखा है आपने। तो एक दिन में एवरेज एक मोटा मोटा, हाँ 4-5, एक दिन में अगर 4 अनुदान मांगे प्रस्तुत हो जाए, उस पर चर्चा हो जाए, मतदान हो जाए, तो हमको लगता है कि 26 दिन जाते जाते पूरे 109 अनुदान मांगों पे प्रस्तुत हो जाएंगी, चर्चा हो जाएगी। लग तो यही रहा है एवरेज, और होता ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखो, इस देश के पैसे की परवाह किसी को नहीं है। परवाह करने का ड्रामा जरूर किया जाता है। विपक्ष छाती पीटता है कि हमको बहुत चिंता है जनता की कर के पैसे की, है ना। वो खाली दिखाते हैं कि हम बहुत चिंतित हैं कि जनता का पैसा जो करों का है वो बेवजह खर्च न हो। तो करते क्या है ये नालायक, एक अनुदान मांग प्रस्तुत होती है, उसी को घेरे रहते हैं। जब सरकार कहती है कि अरे भाई चर्चा हो गई है, मतदान हो, तो विपक्ष कहता अभी कहाँ चर्चा हुई है, अभी और होगी, अभी और माइनॉरिटी जांचेंगे, आप फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं, अंड बंड बोलते हैं और उसी अनुदान मांग को घेरे रहते हैं। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन एक एक अनुदान मांग पे चर्चा करते रह जाते हैं। इतना कॉमन सेंस है कि एक अनुदान मांग को 4 दिन आप डिलेट कर रहे हो, तो 26 दिन में 109 अनुदान मांगे पारित हो पाएंगे? ये किसको नहीं पता है? ये सबको पता है। सत्ता पक्ष को भी पता है, विपक्ष को भी पता है। तो सत्ता पक्ष तो मान लो अपनी जगह पे, बड़ी जिम्मेदारी तो विपक्ष की थी ना, लेकिन विपक्ष को इससे कोई परवाह नहीं। और होता यह है बेटा, व्यवहार में होता नहीं है, होता था। होता ये था कि 26वें दिन जाते जाते बमुश्किल से 8-10 अनुदान मांगों पे चर्चा हो पाती। परवाह किसे है? और इस देश का 80 से 90% धन संसद की निगाह में आए बिना ही खर्च हो जाता है, और सरकार भी चाहती है कि संसद के सामने ही ना आए। अरे भाई 5 अनुदान मांग को घेर के बैठे हैं 26 दिन तक, घेरे रहो, पारित तो करा ही लेंगे ना। पारित कैसे नहीं होगा? बहुमत हमारे साथ है। अब नियम यह है बेटा कि 26वें दिन, लास्ट वाले दिन, अगर कोई अनुदान मांग प्रस्तुत नहीं हो पाई, किसी अनुदान मांग पे चर्चा नहीं हो पाई, मतदान नहीं हो पाया, तो 26वें दिन सब के सब पारित मान लिए जाएंगे। तो टेंशन किसको है? सरकार को तो कोई टेंशन नहीं है। बोल नहीं रहे बेटा, सरकार को क्या चिंता है? चलो 26वें दिन एक ही को घेर के रखे रहो 26 दिन तक, हमें क्या फर्क पड़ता है। और 26वें दिन 109 की 109 पारित मान ली जाएगी, ऐसा संविधान में लिखा है। तो यहां सब आनंद में है बेटा। विपक्ष भी आनंद ही लेता है, एक को घेर के मजा लेता रहता है कि चलो आनंद लेते हैं। इस देश के पैसे की परवाह किसी को नहीं है। जबकि बिना संसद की निगाह में आए हमारे करों का एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये ड्रामा बेटा होता रहता है। तो 26वें दिन जानते हो क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष खड़ा होता है और एक शब्द बोलता है, गिलोटिन। खूब पूछा गया है आपसे, एक टर्म है, वर्ड है बेटा, जिसको कहते हैं गिलोटिन। तो एक मशीन होती है, पुराने जमाने में कभी देखा होगा ना कि गला काटने की मशीन। आप कहेंगे गला काटने की भी मशीन होती थी क्या? हाँ, आप देखते थे ना, एक लकड़ी का फ्रेम बना होता था, उसपे सर ऐसे करके रखना होता था, और ऊपर एक पटरी टाइप का होता था, उसमें नाइफ लगा होता था, बस उसको गिरा देते थे, गला कट के अलग हो जाता था। इसको गिलोटिन कहा जाता था। अब यहां बोला जा रहा है गिलोटिन। तो गिलोटिन शब्द का मतलब यही है कि लोकसभा अध्यक्ष खड़ा होता है और ये कहता है, हमने मान लिया कि सभी अनुदान मांगे प्रस्तुत हो गई, हमने मान लिया कि सब पे चर्चा हो गई, और हमने यह भी मान लिया कि सब पारित हो गया, खेल खत्म, घर जाओ। इस देश का दुर्भाग्य ये था बेटा, इस देश में 90% से ज्यादा का पैसा गिलोटिन से पारित हो जाता है। किसको गरज है भाई? पैसा किसी के बाप के घर का है, जनता का पैसा है।
हाँ, विपक्ष ये ड्रामा जरूर करता है कि हम बहुत चिंतित हैं, देखो एक अनुदान मांग को घेर के बैठे हैं, पारित होने नहीं दे रहे हैं। और नालायकों को ये पता नहीं कि 26वें दिन ऑटोमेटिक सबका सब पारित हो जाए। तो क्या जिम्मेदारी थी विपक्ष की कि कम से कम सारी अनुदान मांगों को सरसरी नजर से ही सही एक बार देख तो लें कि जनता का पैसा कहीं आलतू फालतू इधर उधर तो खर्च नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। आगे लिखो। 109 अनुदान मांगे, 109 अनुदान मांगे 2 भागों में विभाजित होती है, 2 भागों में बढ़ती है। अच्छा, अच्छी न्यूज ये है बेटा, लिख लो लिख लो, बीच बीच में कुछ और भी ख्याल आते रहते हैं। अच्छी न्यूज मुझे ये लग रही है कि अगले 2 दिन लाइट नहीं कटेगी। ये गुड न्यूज है ना। तो देखो असर दिखेगा अभी, नहीं तो अब तक तो 1-2 बार ड्रामा हो चुका होता है ना बेटा। लिखे। हाँ, राज्यपाल आ रहे हैं और अभी बहुत बड़े ऑस्कर अवार्डी कलाकार आ रहे हैं ना। हाँ, ये अरुण गोविल मैंने किस खेत की मूली है भैया? लेकिन मुझे लगता है टीवी पे आते हैं तो रामचंद्र जी से कम समझते नहीं अपने आप। यही ना है, अभी चुनाव उनाव की बेला है, ऐसे लोग अब सक्रिय होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री सक्रिय हो जाएंगे, अरुण गोविल सक्रिय हो जाएंगे। हैं? समझिए ना बेटा, समझदार बनिए। उनका खूब समझ में आना चाहिए। देखो ऑनलाइन है तो कुछ बोलना वोलना बहुत ठीक नहीं है। आजकल एडिट पेडिट हो जाता है भैया, बवाल हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक चीज से एक पार्टी को बहुत फायदा होता है। धार्मिक बातें जितनी हो, हिंदू मुसलमान की बातें जितनी हो, एक पार्टी विशेष को बहुत फायदा होने लगता है। और पार्टी ये चाहती है कि ये होता ही रहे। इसीलिए टीवी पे आपको 8 बजे का जो प्राइम टाइम शो होगा हर टीवी पर, वो 2 जने टोपी लगा के आएंगे और 2 जने चंदन लगा के आएंगे। तो तू मैं मारा मारी ये होता रहेगा हर चैनल पे। ये फिक्स एजेंडा है बेटा जिस पे काम हो रहा है, और इसका सुखद परिणाम आएगा 2024 में। तो समझदार बनिए, आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है, माइंड गेम हो रहा है। मैं किसी पार्टी वार्टी का विरोधी नहीं हूं। किसका? हाँ, यही है मामला और कोई मामला नहीं। देखो कभी कभी बातें सीधे कहने की जगह पे इनडायरेक्ट कही जाए तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। सोशल मीडिया से लेके टीवी, टीवी से लेके अखबार, और अखबार से लेके व्यवहार, हर जगह अगर आपको यही सुनाई देगा सुबह से शाम तक, तो हमारी खोपड़ी भी उसी के हिसाब से सेट होने लगती है। अब हमको महसूस भी होने लगता है कि हाँ भाई, हाँ कुछ खतरा लग रहा है। इससे पहले कि खतरा आए, खतरे से निजात पाना जरूरी है। चलो भाई, ठीक ही है। लेकिन ये कि जो मास्टर माइंड है ना इस सब के पीछे, वो गजब के मास्टर माइंड है। उनको पता है यही आखिरी औषधि है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दवा को दिया जा रहा है आपको रातों दिन, किसी न किसी प्रकार से दिया जा रहा है। अच्छा, मन में बहुत कुछ बोलने की इच्छा होती है बेटा, लेकिन थोड़ा रुकना पड़ता है। 800 सालों तक भारत में लोग कहते हैं मुसलमानों का शासन था। हिंदू धर्म खत्म हो गया? हिंदू खत्म हो गए? नहीं ना। अब किसकी औकात है जो खत्म कर दे? लेकिन डर इतना, हिसाब कल खत्म हो सकता है, परसों ही खत्म हो जाएगा, बचा लीजिए, नहीं तो हिंदू ही विलुप्त हो जाएंगे। यही सब बातें। जहां तलवारों के बल पे सब कुछ होता था वहां तो हो ही नहीं पाया। अब क्या होगा? अब तो हम लोकतंत्र में हैं। तो बहरहाल सब अपनी अपनी रोटी सेकते रहते हैं बेटा, और चाहिए भी, राजनीति का तकाजा भी यही है भाई। जिसको जैसे फायदा मिल जाए वैसे फायदा उठाए तो उठा ही रहे हैं लोग। बहरहाल हाँ, हमको अपने फायदे पे नजर रखनी है। हमारा फायदा यह है कि 2 दिन लाइट नहीं कटेगी, बात खत्म। हमें यही आनंद सही, यही बहुत है। चलो बेटा आगे बढ़े। 2 भागों में बट गया, लिख लिया बेटा? हाँ, लिखें बारी बारी से, बारी बारी से।
एक एक अनुदान मांग प्रस्तुत होती है। उस पे चर्चा होती है। अंत में मतदान हो। अंत में क्या बेटा? मतदान होता है। ठीक है बेटा। यह प्रक्रिया 26वें दिन तक चलती रहती है। यह प्रक्रिया 26वें दिन तक क्या होती है बेटा? चलती रहती है। ठीक है। ये तो लिखा हुआ है कैसा होना चाहिए कि आप बारी बारी से अनुदान मांग प्रस्तुत करिए, उस पर चर्चा हो, उस अनुदान मांग पे मतदान हो। ये प्रोसेस चलेगा कहां तक बेटा? 26वें दिन तक। और 26वें दिन तक 109 अनुदान मांगे प्रस्तुत हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए, मतदान हो जाना चाहिए, ऐसा लिखा है। और ऐसा हो नहीं पाता। तो व्यवहार क्या होता, थोड़ा उसको भी लिखिए। व्यवहार में 26वें दिन तक न तो सभी अनुदान मांगे प्रस्तुत हो पाती हैं। लिखे बेटा। व्यवहार में 26वें दिन तक न तो सभी अनुदान मांगे प्रस्तुत हो पाती हैं, न ही चर्चा हो पाती है, न ही मतदान हो पाता है। न ही मतदान हो पाता है। क्लियर है बेटा? तो क्या होता है? एक शब्द है जादू भरा। 26वें दिन 26 डेज एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है गिलोटिन। याद रखिएगा, खूब पूछा गया है PCSIS में। 26वें दिन इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष इस शब्द का प्रयोग करता है और कहता है कि अगर कोई अनुदान मांग प्रस्तुत नहीं हुई है, और अगर क्या नहीं ही होती है, तो कह देता हम मान लेते हैं सब की सब पारित हो गए, खेल खत्म कर जाइए। तो ये कि 26वें दिन तक अटकाए रहने से किसी को कुछ मिलना नहीं है। 26वें दिन सब का सब पारित हो जाएगा। कैसे पारित होगा बेटा? गिलोटिन से। और सरकार को ये पता है, इससे सरकार भी टेंशन में नहीं आती। एक अनुदान मांग को लटकाए रहो ना, हमें क्या दिक्कत है? जबकि हमको पता है कि 26वें दिन ऑटोमेटिक सबकी सब पारित हो ही जाएगी। ये चिंता विपक्ष को करना था कि सरकार को करना है? सरकार तो और चाहेगी कि एक ही में उलझे रहो, और 108 जो पैसा है अनुदान मांग है वो बिना आपकी निगाह में आए और जनता की निगाह में आए ही खर्च हो जाए। क्लियर है बेटा? लिख लें। 26वें दिन सभी अनुदान मांगे गिलोटिन के माध्यम से पारित मान ली जाती हैं। 26वें दिन सभी अनुदान मांगे किससे बेटा? गिलोटिन के माध्यम से पारित मान ली जाती है। गिलोटिन को बेटा अंडरलाइन जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। गिलोटिन के माध्यम से पारित मान ली जाती है। ठीक है बेटा? बोर्ड पे मैंने लिखा है कि 26वें दिन गिलोटिन, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है कि माध्यम से सभी अनुदान मांगे पारित हो पाए। तो व्यवहार में क्या होता था बेटा वो जरा। अच्छा एक बात मुझे बताओ,
इस देश का पैसा फालतू ना खर्चा हो, ये चिंता है विपक्ष को? किसी को नहीं है बेटा, किसी को नहीं है। विपक्ष को सिर्फ एक बात की चिंता है कि किसी तरीके से हम हाईलाइट हो जाएं, जनता की निगाह पड़े और जनता हमको शाबाशी दे कि वाह भाई वाह, ये बात हुई। इनको आपको पैसा बचाने, वो उस मसालेदार सामग्री को ढूंढने की कोशिश करते हैं बजट में, जहां ये चीखें चिल्लाएं, जनता थोड़ा ध्यान से सुने। पैसा वैसा किसी को बचाना नहीं है बेटा, है ना, सिर्फ सिवाय नौटंकी के। संसद को जिम्मेदारी दी गई थी कि देश का एक भी पैसा फालतू खर्च न होने पाए, ये जिम्मेदारी आपकी है। और बड़ा दुर्भाग्य है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन कोई नहीं करता। सरकार तो जो करना है सो करती ही है, लेकिन भूमिका विपक्ष की है ना। सरकार तो अपने हर खर्च को बताएगी कि सही खर्चा है, तो जिम्मेदारी विपक्ष की है ना कि वो जांच वांच करके बताए कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है। जनता सुने। विपक्ष कुछ कर नहीं पाएगा। नहीं, कैसे कर पाएगा? वो बहुमत में है ही नहीं है, तो कर क्या पाएगा? लेकिन विपक्ष ये काम जरूर कर देगा, चिल्ला देगा, शोर मचा देगा। और कभी भी चिल्लाना, शोर मचाना बहुत बड़ा नियंत्रण है। आपका दोस्त आपका कुछ बना बिगाड़ लेगा, हाँ, वापस जाके बता देगा, पिटवा देगा आपको। वो कर कुछ नहीं सकता है, लेकिन आपके हर अच्छे बुरे काम को आपके गार्जियन से जाके अगर बताने लगा तो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो विपक्ष उस गार्जियन की भूमिका में है, सॉरी, उस दोस्त की भूमिका में है जो गार्जियन से बता देगा कि देखो भैया गड़बड़ कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग गार्जियन हो, आप लोग समझो, ठीक है। और हम तो देख ही रहे हैं गड़बड़ हो ही रही, लेकिन हम कर क्या सकते, बहुमत है ही नहीं हमारा, तो हम खाली चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। गार्जियन है जनता। जनता को सतर्क करते हैं कि देखते रहिए, अगली बार क्या करना है पता है आपको। बस ये ड्रामा है, और कोई ड्रामा है नहीं बेटा। क्लियर है? चले, तो आपको नहीं लगता कि ये समस्या गंभीर है ना? तो इस समस्या का समाधान ढूंढा गया। ये बहुत लंबा नहीं चलेगा ना बेटा, ये सब ड्रामा। और दुर्भाग्य की बात है कि ये सब ड्रामा चलता रहा, लंबा चलता रहा। लेकिन फिर सदन की एक समिति होती है जिसका नाम होता है नियम समिति। बहुत समितियां हम आपको प्रिंटेड देंगे बेटा, घबराओ मत। सारी समिति प्रिंटेड फॉर्मेट में है, हम फोटोकॉपी आपको उपलब्ध कराएंगे। ऑनलाइन मित्रों के लिए हम उनको इमेज फॉर्मेट में भेज देंगे। 12। तो ये हुआ बेटा कि एक लोकसभा के नियम समिति ने 1993 में कहा कि भाई ये अच्छी बात नहीं है कि सारा पैसा ऐसे खर्चा हो जाता है। उसने कुछ समितियों की गठन वगैरह की बात की। क्लियर बेटा? तो पहले थोड़ी कम समितियां बनाई गई थी, फिर बाद में आप देखोगे कि 24 समितियां बना दी गई। और ये 24 समितियां, प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। तो आप ऐसे अंदाजा लगा लो, 24 गुणे 31, तो मुझे लगता है लोकसभा राज्यसभा के लगभग सारे सदस्य समिति के सदस्य हो जाते हैं। ये समितियां बजट अनुदान मांग की जब प्रस्तुत हो जाती है तो 109 अनुदान मांगों को बांट लेती हैं। तो 24 समितियां मान के चलो कि 4-4, 5-5 अनुदान मांग एक एक समिति के अधीन जाएगी। और वो समिति 5 अनुदान मांग की व्यापक चर्चा करेगी, सदन में नहीं, बाहर। विशेषज्ञों को भी बुला लेगी, एक्सपर्ट को भी बुला लेगी, राय जान लेगी कि भैया सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। फिर ये रिपोर्ट सदन प्रस्तुत कर देंगे। अब पूरी सदन जागरूक हो जाती है। थोड़ा नोट बना के बेटा जरूर लिख लें। हाँ, वर्ष 1993 में लोकसभा की नियम समिति ने एक सिफारिश की। सिफारिश माने रिकमेंडेशन किया। क्लियर बेटा? इनकी सिफारिश के अनुसार विभागों संबंधी 17 समितियों का गठन किया गया। कितनी बेटा? 17 समितियों का गठन किया गया।
वर्ष 2004 में इनकी संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। यानी कितनी समितियां अब होने लगी बेटा? 24 समितियां। ठीक है बेटा, जिसमें 16 समितियों की अध्यक्षता लोकसभा से, जिसमें 16 समितियों की अध्यक्षता कहां से बेटा? लोकसभा से। 8 समितियों की अध्यक्षता राज्यसभा से की जाती है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए बेटा रास्ता निकाला गया। बोले किस समस्या के लिए? जो गिलोटिन से पैसा पास हो रहा था। थोड़ा सा बेटा देखिए, लिखना तो हो ही जाएगा। 1993 तक एक बड़ी भारी समस्या थी कि लगभग सारा पैसा पारित हो रहा था गिलोटिन से, और ये ठीक बात नहीं थी। इस समस्या के समाधान के लिए 1993 में एक समिति थी लोकसभा की, जिसका नाम रखा गया है नियम समिति। यह हमेशा रहती है बेटा, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। अभी हम प्रिंटेड देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो नियम समिति का यही काम है कि लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई को बेहतर करने के लिए वो सुझाव देती है। तो नियम समिति ने सुझाव दिया कि भाई गिलोटिन वाला मामला ठीक नहीं है, कम से कम सदन की निगाह में तो आए। तो इन्हीं की सलाह पर बेटा 1993 में 17 समितियों का गठन किया गया। कितनी? 17 समितियों का नाम क्या दिया गया बेटा? विभागों संबंधी समिति। इसका नाम ही यही है बेटा, क्या? विभागों संबंधी समितियां। कितनी बनाई गई? 17। लेकिन इसको फिर वर्ष 2004 में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई बेटा? 24। 24 समितियां बनाई गई और कहा गया कि इन 24 समितियों में 2 हिस्से होंगे। 18, बोले बेटा? 16, वेरी गुड। 16 और 8। इन समितियों की अध्यक्षता लोकसभा से और इन समितियों की अध्यक्षता राज्यसभा से होगी। क्लियर है? प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होंगे। यानी 24 समितियों में से हर समिति में कितने सदस्य होंगे बेटा? सदस्य 31। 21 लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। क्लियर है बेटा? लिख लें। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होंगे। प्रत्येक समिति में कितने बेटा? 31 सदस्य होंगे। ठीक है, जिसमें 21 सदस्य लोकसभा से, 21। हाँ, लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से ज्यादा ही रखी जाती है बेटा, और कोशिश रहती है कि 2 और 1 का अनुपात रहे। आप किसी समिति में देखोगे अनुपात 2:1 का ही रहता है। अगर उनके 15 होंगे तो इनके 30 होंगे। क्लियर है बेटा? तो यहां भी देख लो, लगभग 2:1 का अनुपात है। उनके 10 हैं तो इनके 21 हैं। क्लियर है बेटा? बोल नहीं रहे हो? क्लियर हो रहा है? अब इन समितियों का काम क्या है? ये समितियां कब से बनने लगी भारत में? 93 से। 2004 में थोड़ा इसको मॉडिफाइड किया गया, कहा गया नहीं अब 24 समिति बनेगी। हर समिति में 31 सदस्य होंगे। 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। लेकिन ये नियम बनाया गया कि भाई इस 24 समिति में से
16 समितियों का अध्यक्ष लोकसभा से होगा कोई व्यक्ति, और 8 समितियों की अध्यक्षता राज्यसभा से कोई करेगा, ताकि मामला थोड़ा सा ठीक दिखे। इन समितियों का काम यह है कि जैसे ही अनुदान मांगे प्रस्तुत होती हैं, यानी तीसरे चरण में, ये 24 समितियां फटाफट फटाफट अनुदान मांगों को बांट लेती हैं आपस में। वही 5 हम देख लेंगे, 4 आप देख लेंगे, 6 आप देख लेंगे, ऐसे ऐसे बांट लेते हैं। अब चूंकि ये समितियां भी संसद के सदस्य ही होते हैं, कोई विशेषज्ञ तो होते नहीं, ये भी पता नहीं लगा पाएंगे कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो अब ये बाहर बैठक करते हैं और एक्सपर्ट को बुलाते हैं और पूछते हैं कि देखो सब ठीक ठाक है ना। तो पूरी राय लेके एक रिपोर्ट तैयार करती है हर समिति, और हर समिति अपना रिपोर्ट 26 दिन के पहले लोकसभा में प्रस्तुत कर देती है, और पूरी लोकसभा जागरूक हो जाती है कि पैसा सही खर्च हो रहा है कि गलत खर्च हो रहा है। अब जाके जान बची बेटा, यानी अब एक एक अनुदान मांग की निगाह संसद की है, 93 के पहले नहीं था। लिख लो थोड़ा। 24 समितियां सभी अनुदान मांगों को आपस में बांट लेती हैं। 24 समितियां सभी अनुदान मांग को आपस में क्या करती हैं बेटा? बांट लेती हैं। विशेषज्ञों से राय लेती हैं तथा रिपोर्ट तैयार करती हैं। समझ में आ रहा है बेटा? कहां प्रस्तुत करती हैं बेटा? रिपोर्ट तैयार करेंगे तो कहीं रिपोर्ट देंगे ना किसी को। तो विभागों संबंधी समितियां अपनी रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करती हैं? सदन में, ताकि सदन जान पाए कि क्या सही है क्या गलत। आगे लिख लो। बांट लेती, यहां तक लिखा बेटा? ये समितियां अपना रिपोर्ट तैयार करती हैं तथा सदन में प्रस्तुत करती हैं। ठीक है। अब वो बीमारी बेटा दूर हो गई कि बिना सदन की निगाह में आए पैसा खर्च हो जाए। क्लियर है? बोल नहीं रहे? यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो, वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? लिख लो बेटा जल्दी से, कुछ गंभीर विषय पे बात करनी है। ऑनलाइन वाले हमको लगता है कि बीच बीच में सो जा रहे हैं हमारे में। गर्मी उर्मी का प्रभाव है, मुझे लगता है एसी उसी में बैठ के पढ़ रहे हैं नींद उतारने की संभावना है। चलिए भाई, कोई बात नहीं। एक व्यवहारिक समस्या है बेटा, वो आपको हम बता रहे हैं। जैसे सामान्य रूप से बजट जो प्रस्तुत होता था वो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत होता था। अभी आजकल देख रहे हो तो जनवरी में ही प्रस्तुत हो जा रहा है। नोटिस किया होगा। समस्या ये है कि 1 अप्रैल के पहले तक बजट पारित हो जाना चाहिए। सहमत हैं? क्योंकि 1 अप्रैल के पहले तक बजट अगर पारित नहीं हुआ तो 31 मार्च तक अगर कोई पैसा बचा भी है तो रूल ऑफ लैप से वापस चला जाएगा। विभाग के पास एक ढेला नहीं बचेगा खर्च करने के लिए। तो अगर 1 अप्रैल तक बजट पारित नहीं हुआ तो सारे के सारे विभाग ठप हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? एक ढेला नहीं बचेगा भाई, एक चवन्नी नहीं बचेगी उनके पास। आप पुलिस के पास FIR कराने जाएंगे कि मौके पे चलिए साहब, वहां पे बड़ा मार पिटाई हो रही है, वो कहेंगे नहीं चलेंगे। क्यों? पैसा नहीं है, तेल नहीं भरा पाएंगे। हाँ, विभाग सारे रुक जाएंगे। तो इससे कोशिश होती है कि बजट पारित होने 1 अप्रैल के पहले बजट पारित हो, जो नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। थोड़ा सा हम आपको आंकड़ा दे रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। जरा पहले वाला आंकड़ा दे रहे हैं आपको। अगर 28 फरवरी को बजट प्रस्तुत हो गया, पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत होता था, 28 या 29 जो भी हो। मान लो 28 को बजट प्रस्तुत हो गया, 3 दिनों की छुट्टी। भाई अभी पढ़ा है ना, थोड़ा सा लागू करो। 3 दिनों की छुट्टी,
3 मार्च हो गया, हाँ या ना बोलते चलो ना। फिर सामान्य चर्चा 2 दिन, 5 मार्च। फिर अनुदानों पे मांग 26 दिन। कहां पहुंच गए? मुझे तो लगता है अप्रैल में घुस गए। अभी विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक बाकी है, बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि बजट पारित हो नहीं पाता 1 अप्रैल के पहले। आज भी नहीं हो पाता, आज की डेट में भी नहीं हो पाता। तो आखिर काम कैसे चलेगा? मामला तो फंसेगा ना। तो इसका भी उपाय हमारे संविधान में है, और ये उपाय बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो एक हेडिंग बना लें, लिखें लेखानुदान। हेडिंग बना के लिखो बेटा, लेखानुदान। इंग्लिश भी बोलें, ओट ऑन अकाउंट, ओट ऑन अकाउंट। हो गया बेटा? क्योंकि ये संविधान में वर्णित है इसलिए इसका अनुच्छेद होगा, तो अनुच्छेद जरूर लिखें। 116 यानी 116। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 116 में लेखानुदान की चर्चा है। देखो बेटा, आपको मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं जहां तक मुझे समझ है, और मेरी समझ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है ये आपको नहीं पता, पढ़ा तुम सभी रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा, शायद ही कोई वर्ष ऐसा होता है जिस साल लेखानुदान ना पूछा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर प्री में नहीं पूछा गया तो मेंस में पक्का पूछा जाएगा। मैं तो 5 साल के मेंस का पेपर देखा जिसमें 4 साल लगातार पूछा गया लेखानुदान 50 शब्दों में लिखिए। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये लेखानुदान के पीछे काहे पड़े हो भाई? लेकिन इसी के पीछे पड़े रहते हैं। कंपटीशन में भी फैशन चलता है, कुछ क्वेश्चन का फैशन है जो जरूर पूछे जाते हैं, उसी फैशन का पालन है, तो ध्यान रखिएगा, है बड़ा महत्वपूर्ण। इसके अलावा कोई और शब्द नहीं कहने के लिए। तो जो भी आप निशान बनाते हो ना, जैसे इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे लिखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ लिखते हैं वेरी वेरी, कई ठो वेरी। ठीक है, तो जो भी आपको ठीक लगे आप करो, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है बेटा। क्या है बेटा, उसको जरा सुनिए फिर लिखिएगा। वास्तव में बजट पारित करने में विलंब हो ही जाता है, 1 अप्रैल तक बजट पारित नहीं हो पाता। एक गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा इस देश पर, क्योंकि विभागों के पास एक भी पैसा नहीं बचेगा खर्च करने के लिए। क्योंकि अगर बचा भी होगा तो रूल ऑफ लैब से 31 मार्च को वापस चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, खाली हाथ रहेंगे विभाग। इस समस्या के समाधान के लिए एक व्यवस्था दी गई है कि जैसे अनुदान की मांग प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री, 26वें दिन नहीं, पहले ही दिन, 26वें के पहले ही दिन जैसे अनुदानों पे मांग प्रस्तुत करते हैं भाई, 26 दिन में पहले दिन प्रस्तुत करेंगे ना, तो पहले ही दिन जैसे अनुदानों पे मांग प्रस्तुत करते हैं तुरंत लेखानुदान प्रस्तुत कर देते हैं। अभी चर्चा, डिबेट, मतदान भाड़ में जाए, अनुदानों की मांग प्रस्तुत हुई नहीं कि टोटल खर्चा पता चल जाएगा, इतना खर्चा है, सही है गलत है तो बात की बात है, लेकिन बजट में एक अनुमान रहेगा ना इतना पैसा। लेखानुदान के माध्यम से संपूर्ण बजट का 1/6 भाग, ध्यान से सुनना, संपूर्ण बजट का 1/6 भाग या 2 महीने का खर्च। अरे बजट का 1/6 भाग 2 महीने का ही खर्च होगा, 1/12 भाग 1 महीने का खर्च होगा, 12 महीने का होता है ना बेटा। तो संपूर्ण बजट का 1/6 भाग या 2 माह का खर्च अग्रिम भुगतान कर दिया जाता है तुरंत। 26वें दिन का इंतजार नहीं होता। सामान्य चर्चा हुई, जैसे अनुदानों की मांग का चरण शुरू हुआ, वित्त मंत्री सदन में आएंगे और तुरंत बोलेंगे लेखानुदान में प्रस्तुत कर रहा हूं।
संपूर्ण बजट का 1/6 भाग या 2 महीने का खर्च सदन के सामने रखा जाता, कहा जाता तुरंत अनुमति दीजिए, और सदन बिना कुछ बोले, बिना कुछ चर्चा किए तुरंत 2 महीने का भुगतान कर देती है। बोल नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि नौटंकी करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि यहां खूब नौटंकी होगी। वो टाइम जो लगे वो लगे, ताकि तब तक बजट पारित हो जाए और विभाग संकट में ना आए। अब विभाग क्या, अप्रैल और मई तक तो मस्त है विभाग, अप्रैल मई तक का उनको पैसा मिल गया। अब आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो, बजट पारित करते रहो, मत करते रहो, मेरा 2 महीने का काम तो चल रहा है, और मई तक बजट पारित हर हाल में हो ही जाता है। क्लियर है? अब एक बच्चे ने कहा कि सर एक बात बताइए, ये 2 महीने का जो खर्चा ले लिया बिना सदन में चर्चा के, बिना सदन की जांच पड़ताल के, तो 2 महीने का फ्रॉड तो हो सकता है ना? चलो साल भर का नहीं तो 2 महीने का फ्रॉड तो कर ही दिया, नहीं कर पाएंगे। मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा दिल्ली में तैयारी करता है, उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरे 1 महीने का खर्चा 20,000 रुपया है, और है ही है दिल्ली में भाई 20,000 खर्चा हो जाता है, अगर ठीक ठाक रूम वूम लिया है, खाना पीना है, तो 20,000 कोई मायने नहीं, खर्च हो ही जाता है। दिल्ली में 1 महीने का जितना खर्चा है ना, उतनी मेरी फीस है जिसमें आपको पढ़ा देते हैं पूरा जीएस, है ना? तो बहुत चिंता में मत पड़िए, सब ठीक ठाक है, घबराने की बात नहीं। तो वो क्या करेंगे कि बच्चा है बड़ा सातिर, उसने कहा पापा 20,000 रुपया है 1 महीने का खर्चा, साल भर का जोड़िए। ₹2,40,000। तो 2,40,000 रुपया हुआ। अब बेटा घर छुट्टी में आया है और एकदम दबाव बना रहा है कि पिताजी अब 2,40,000 दीजिए ना जल्दी से, दिल्ली जाना है कल। पापा कह रहे हैं बेटा पहले मुझे देखने दोगे कि तुम्हारा सही में 20,000 का खर्चा है कि नहीं है? अरे भाई तुमसे पूछेंगे ना पहले एक एक खर्चा, बेटा क्या खर्चा है तुम्हारा, फिर हम जांच करेंगे, फिर हम देखेंगे कि तुम्हारा महीने का सही में 20,000 खर्चा है कि 12,000 का खर्चा है, फिर उसके हिसाब से ना साल भर का पैसा देंगे। और वो इतना प्रेशर बना रहा है कि ना ना आप तुरंत दे दीजिए हमको। पिताजी एकदम परेशान हो गए कि बेटा हम थोड़ा बिजी हैं, अभी नहीं देख पा रहे हैं आपका खर्चा वर्चा, थोड़ा फुर्सत में देखते हैं। वो कह रहा ना ना, समझ गया कि बिजी है तो इसी में काम कर लो, देख पाएंगे नहीं, इसी में से मांगो 2.5 लाख रुपया, 2,40,000 लेके निकलो दिल्ली, मटर गश्ती करो। तो पिता इनसे चालाक निकले। पिता ने कहा कि बेटा सुनो, ये पकड़ो 40,000 रुपया, 2 महीने का खर्चा, निकलो दिल्ली। अरे भाई एक ही महीने में 2,40,000 नहीं ना खर्च सॉरी एक ही महीने में 2,40,000 नहीं ना खर्चा करोगे, साल भर में खर्च करोगे ना। तो चलो तुमको 2 महीने का पैसा दे रहे हैं, तुम जाओ खर्चा करो, इस 2 महीने में हमको फुर्सत मिल जाएगी, हम आराम से चेक कर लेंगे कि आपका खर्चा क्या क्या है। और ये तो बंदा 40,000 पाया और निकल लिया दिल्ली कि 2 महीना तो राजा रहेंगे ही दिल्ली में। पिता फुर्सत में हुए, जांच पड़ताल करने लगे, एक एक खर्चा उनका चेक करने लगे। मालूम चला कि कुल मिला के 8,000 रुपये इनका घटा दिया गया। ठीक है, अब 8,000 रुपये इनका घट गया। अब इनको महीने में कितना चाहिए था? 12। साल भर में 1,44,000 रुपया, यही ना? पापा के हिसाब से आपको साल भर में 1,44,000 रुपया चाहिए था, और आप तो चालाकी से 2 महीने का 40,000 लेके निकल लिए। ठीक है, तो पापा भी कम चालाक थोड़ी हैं। अब पापा फोन करके बताएंगे तो बेटा साल भर में 1,44,000 रुपया मिलेगा आपको, 40,000 ले चुके हैं आप। तो सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी, कहेंगे 40,000 ले चुके हो, अब आपको शेष 10 महीने में 1,04,000 रुपये मिलेगा। 2 महीने राजा बने थे ना,
तो बाकी महीने थोड़ा भीख उख मांग लो कनॉट प्लेस पे कटोरा लेके। तो ये मत समझना कि लेखानुदान से जो पैसा मिलता है वो कैलकुलेशन के बाहर होता है। सदन जब बजट पारित कर लेगी जांच पड़ताल करने के बाद, तो वो पैसा उसमें एडजस्ट किया जाएगा। क्लियर है? ये नहीं कि कहेंगे कि ये तो वैसे ही दे दिया था, बाकी वाला अलग से दे दो, ना ना। इतना समझ लो, कोई फिजूल खर्ची बेटा कर वर पाएगा नहीं। देख लो। लेकिन सामान्यतः बजट पारित करने में विलंब होता है। सामान्यतः बजट पारित करने में क्या होता है बेटा? विलंब होता है। यह 1 अप्रैल तक पारित नहीं हो पाता। यह 1 अप्रैल तक पारित नहीं हो पाता। क्लियर है बेटा? हाँ। विभाग संकट में पड़ सकते हैं। सहमत है ना बेटा? इस समस्या के समाधान के लिए अब एक एक शब्द बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे लिखने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा। इस समस्या के समाधान के लिए अनुदानों पर मांग प्रस्तुत करने से पूर्व ही अनुदानों पर मांग प्रस्तुत करने के पूर्व ही तीसरे चरण में ही वित्त मंत्री अनुच्छेद 116 के अनुसार लेखानुदान प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 116 के अनुसार क्या बेटा? लेखानुदान प्रस्तुत करते हैं, जिसमें सामान्यतः संपूर्ण बजट का 1/6 भाग अथवा 2 महीने के खर्च का अग्रिम भुगतान कर दिया जाता है, एडवांस पेमेंट कर दिया जाता है। अग्रिम भुगतान कर दिया जाता है। क्लियर है बेटा? ऐसा क्यों किया जाता है बेटा? विभाग ना रोके, विभाग अपना काम करते रहे। बजट पारित होने में अगर विलंब हो रहा है, इसका प्रभाव विभागों पर ना पड़े। क्लियर है बेटा? तो मुझे लगता है 50 शब्द तो हो ही जाएंगे। बस यही कॉपी कर लेना परीक्षा में जाके, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। अगर 10 नंबर का है और जो मैंने आपको लिखाया है मुख्य परीक्षा में, अगर आपने इसको लिख दिया तो 10 नहीं तो 9 की तो मैं गारंटी लेता हूँ। 9 नंबर तो आपको हर हाल में मिलेगा। क्लियर है बेटा? यही है कंपटीशन बेटा, और यही चूक करते हैं आप। और ठीक रहा हम लोग के सर फोड़ते हैं कि आप थे बड़े लायक और गड़बड़ी हम ही लोग कर दिए। ठीक है, तो अभी बेटा और पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम यहीं रोकेंगे। और चूंकि अगर हम इसको समाप्त करने के फिराक में पढ़ेंगे तो बेईमानी हो जाएगी, है ना। अभी इस चरण में एक ड्रामा और है, अनुदानों पे मांग के चरण में, और वो बड़ा ड्रामा है जिसमें कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं। तो कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, हर प्रस्ताव में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, किस क्रम में प्रस्तुत होते हैं, ये सब बात आपसे करनी पड़ेगी। तो छोटी सी हेडिंग बना के आज की क्लास खत्म करते हैं हम लोग। हेडिंग बनाइए, कटौती प्रस्ताव। खूब पूछा गया है आपसे कंपटीशन में, क्या कहते हैं बेटा इसे? कटौती प्रस्ताव। इंग्लिश जरूर लिखो,
कट मोशन। ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो इसीलिए आज छेड़ नहीं रहे हैं कि आधा वादा छूट जाएगा तो कोई मतलब नहीं बचेगा। लेकिन सुन लो, पहला प्रश्न तो यही आपसे पूछा जाता है, कटौती प्रस्ताव किस चरण में प्रस्तुत होता है। ये बड़ा धड़ल्ले से पूछे जाने वाला प्रश्न है कि कट मोशन, कटौती प्रस्ताव किस चरण में प्रस्तुत होता है। तो तीसरे में, अनुदानों पे मांग। प्रश्न सुन लो, हम लिखाएंगे बेटा। ये क्या होता है, कितने तरह का होता है, हर तरह में क्या क्या होता है। तो आज बोल दें, कोई हर्जा नहीं है, फिर अगले दिन फिर बोलेंगे, फिर लिखाएंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना। धन की अनुमति संसद देती है। कौन देता है? संसद। तो संसद के पास से पूरा का पूरा अधिकार है कि आपकी मांगी गई राशि में कटौती करें। पिता के पास पूरा अधिकार होना चाहिए कि आप जो भी पैसा मांगते हैं वो ना भी कह सकें। अगर पिता ना नहीं कह पाए तो फिर पिता का मतलब क्या है? अरे भाई, पिता के सर पे बंदूक रख के पैसा लोगे, ये अच्छी बात तो नहीं है। बंदूक निकाले लाइए 2000 रुपया अरे गलत बात है भाई। पिता से तमीज से पैसा मांगो। अगर वो कहते हैं नहीं बेटा पैसा नहीं है, तो मान भी जाइए। पैसा संसद से मांगा जाता है, तो संसद के पास पूरा अधिकार होता है कि आपकी मांगी गई राशि में कटौती करे। लेकिन संसद कैसे कटौती करेगी? कब माना जाएगा संसद कटौती कर रही है? बहुमत से भाई। बहुमत से अगर कह दिया जाए कि नहीं, आप 10,000 करोड़ मांग रहे हो, आपको 8,000 करोड़ ही दिया जाएगा, तो कैसे माना जाए कि संसद की अनुमति है? बहुमत से अगर ऐसा कह दिया जाए तो अनुमति हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है बहुमत से ऐसी अनुमति होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें आधे से अधिक सरकार के लोग बैठे हैं। कटौती प्रस्ताव हमेशा विपक्ष प्रस्तुत करता है, ये ध्यान रखना। सरकार काहे प्रस्तुत करेगी भाई? सरकार तो पैसा मांग ही रही है, तो कटौती प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करेगा? विपक्ष। और विपक्ष कहेगा कि आप ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, आपको इतने पैसे की जरूरत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इतना नहीं, आपको इतना दिया जाए। तो सरकार कहती है कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो पूछ लो संसद से, सदन से पूछ लो भाई। और सदन कैसे अनुमति देगी? बहुमत के आधार पे। क्या बहुमत के आधार पे पारित होगा कटौती प्रस्ताव? इसी कीमत पर नहीं पारित होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सरकार के लोग आधे से अधिक बैठे हुए हैं। पारित होने देंगे? कॉमन सेंस से सोचो ना बेटा, ये पारित हो पाएगा? विपक्ष का प्रस्ताव सदन में पारित होगा? सवाल ही नहीं उठता। सत्ता पक्ष वहां है, बहुमत में है, तभी तो सरकार में है। तो पारित वारित होता नहीं है। एक बच्चे ने कहा कि सर आपको पता है, हमको पता है, ये पारित नहीं होता। ये विपक्षी इतने नालायक हैं कि इनको नहीं पता कि पारित नहीं होगा। अरे आप सोचो ना कॉमन सेंस से। हमको मालूम है कि वो पारित नहीं हो पाएगा, आपको भी मालूम है कि पारित नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार वहां बहुमत में बैठी हुई है लोकसभा में, और विपक्ष इतना नादान है कि उसको पता ही नहीं कि पारित होगा कि नहीं होगा। तो विपक्ष को नहीं पता है कि पारित नहीं होगा? बिल्कुल पता है उनको कि पारित नहीं होगा, तो फिर काहे प्रस्तुत करते हैं? बस बस बस, सही पकड़े हो। विपक्ष को ढंग से पता है कि मेरी औकात ही नहीं है कुछ करने की, लेकिन एक औकात है छाती पीटने की, है ना, हंगामा मचा देने की। ये हंगामा मचाने का एक मौका और ढूंढते हैं, और कुछ नहीं कर सकते ये। उसी को हम लोग कहते हैं क्या बेटा? कटौती प्रस्ताव। तो कौन प्रस्तुत करता है? विपक्ष। कब प्रस्तुत करता है? अनुदानों पर मांग के चरण में। क्लियर है बेटा? कितने तरह के होते हैं, नाम सुन लो खाली। एक को कहते हैं पॉलिसी कट मोशन, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। एक को कहते हैं मितव्ययी कटौती प्रस्ताव, जिसको हम लोग इकोनॉमिक कट मोशन कहते हैं। और एक को कहते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, टोकन कट मोशन। फिर से सुनो, पहले एक एक भाषा में बोले, दोनों भाषा में कंफ्यूजन हो जा रहा है आपको, मुझे नहीं हो रहा है, मैं तो क्लियर हूं। पहले को कहते हैं बेटा नीतिगत कटौती प्रस्ताव, दूसरे को कहते हैं मितव्ययी कटौती प्रस्ताव, तीसरे को कहते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। अंग्रेजी में भी सुनो,
पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन एंड टोकन कट मोशन। ये तीन ही है कटौती प्रस्ताव, चौथा नहीं है, जोड़िएगा भी मत। कभी कभी कल्पना कर लेते हैं कि ये भी लग रहा है, नहीं। अब हर में क्या होता है वो जरा सुन लें। पॉलिसी कट मोशन में विपक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि मांगी गई अनुदान राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। ₹1, यानी मांग रहे हैं कि रक्षा के लिए 82,000 करोड़ रुपए चाहिए बजट में, और विपक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा कि हम चाहते हैं कि रक्षा को खाली 1 रुपया दिया जाए। एक ने कहा 1 रुपया कहाँ, कहे 0 कह दिए होते, बड़ा एहसान किया भाई 1 रुपया कह के। नहीं नहीं, वो 0 ही समझो। 1 रुपया करने का मतलब 0 ही तो समझो। 1 रुपया किस खेत की मूली है भाई आज की डेट में? भिखमंगे भी 1 रुपया नहीं लेते आजकल। हाँ, कहते हैं कि भाई अब 1 रुपये में क्या होता है, और ये कह रहे हैं कि जो भी पैसा ये मांग रही है सरकार, ये फिजूल खर्ची कर रही है, और हम लोगों की इच्छा है कि इसको घटाकर कितना कर दिया जाए, 1 रुपया कर दिया जाए। ये पारित होगा? नहीं होगा। अच्छा, मान लो पारित हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? है? कहां से सरकार जमा करे? सरकार के पास कहां पैसा है? ध्यान से सुनना, कुछ नहीं होगा, सरकार गिर जाएगी, सरकार जाएगी घर। क्योंकि अगर कट मोशन पारित हुआ, कोई भी ये प्रमाणित कर देगा कि लोकसभा में सरकार अल्पमत में है, विपक्ष बहुमत में है, और अगले ही दिन आ जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, खेल खत्म, घर जाओ। तो ध्यान रखना, ये सरकार का शक्ति परीक्षण भी होता है ना बेटा? तो एक तो हो गया बेटा पॉलिसी कट मोशन, इसमें क्या कहते हैं, अनुदान की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दो भाई। वित्त मंत्री जोर से डांटता, चुप, 1 रुपया कर दो, नहीं होता। तब फिर एक प्रस्तुत करते, ध्यान रखना क्रम है, पहले यही प्रस्तुत होगा, फिर ये प्रस्तुत करते हैं सांकेतिक कटौती, सॉरी मितव्ययी कटौती प्रस्ताव। इसमें ये कहते हैं कि भाई ठीक है, पैसा जरूरी है रक्षा के लिए, लेकिन कुछ ज्यादा ही खर्चा कर रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि 80,000 करोड़ नहीं, आप 70,000 करोड़ खर्चा कर लो, यानी 10,000 करोड़ रुपया इसमें से काट दो, कमी कर दो। और सरकार फिर डांटती है, चुप बैठो। फिर बैठ जाते, फिर खड़े होते हैं, कहते थोड़ी इज्जत रख लो। अरे हम विपक्ष हैं, तो इतना बेइज्जत मत करो भाई। तो फिर ये प्रस्तुत करते हैं क्या बेटा, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। और इस बार वो कहते हैं कि 80,000 करोड़ रुपया में से खाली 100 रुपया काट लो, इच्छा है हमारी वाली भी हो जाए, तो खाली 100 रुपया काट लो। और सरकार वो भी नहीं मानती। नो, सोच लो, 80,000 करोड़ में 100 रुपया अगर कट भी जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? लेकिन ये पारित, देखो ये छलावा है, अगर ये पारित हुआ, वो 100 रुपया भी कम करने वाला, तो सरकार की नाक कटने वाली है। और सरकार जोर से डांटती, चुप, 1 रुपया नहीं कटेगा। 100 रुपया बहुत दूर की बात है। ध्यान रखना, कोई भी कटौती प्रस्ताव पारित नहीं होगा, सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं पारित होगा? क्योंकि इसके पारित होने का मतलब बिल्कुल साफ है, सरकार अल्पमत में है और सरकार जाएगी, कोई पारित वारित नहीं होता। फिर वही प्रश्न, फिर काहे प्रस्तुत करते, फिर वही जवाब, सिर्फ हंगामा करने के लिए। तो 3 बार हंगामा करने का और मौका ढूंढते हैं, 3 बार। उसी अनुदान मांग पे एक बार प्रस्तुत करेंगे नीतिगत कटौती प्रस्ताव, फेल हो जाएगा मतदान में, फिर बाज नहीं आएंगे, फिर प्रस्तुत करेंगे कौन सा बेटा, मितव्ययी, वो भी फेल होगा। फिर बाज नहीं आएंगे, प्रस्तुत करेंगे सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, और कहेंगे भैया ठीक है, कम से कम 100 रुपया तो काट लो, और सरकार कहती कुछ भी नहीं, चुप, सब पारित होगा और सब पारित हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम विस्तार से बात करेंगे फिर से और लिखवाएंगे। आज यहीं तक, थैंक यू बेटा।